डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे। रीसेंट टाइम में चाइना का जो एक मेटियोरिक राइज हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस और वोलेटिलिटी मचा हुआ है। इस बात की प्रेडिक्शन जॉन इकनबेरी, जो कि अमेरिका के एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, उन्होंने बहुत साल पहले कहा था कि जो चाइना की राइज है, वो आने वाले टाइम में इट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामास ऑफ द 21st सेंचुरी। द स्लीपिंग ड्रैगन हैज़ फाइनली अवोकन। आज जिस तरीके से चाइना की जो राइज हुई है, वेयर इट इज़ ट्राइंग टू आउटपेस द अमेरिकन हेजेमनी, इसकी वजह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। और खासकर जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो इस चाइना के चैलेंज के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा, अमेरिका और रशिया के बीच में जो पुराना कोल्ड वॉर था, उसमें अमेरिका को रशिया को मैनेज करना बहुत आसान था। इनफैक्ट इंडिया को उस पर्टिकुलर कोल्ड वॉर में मैनेज करना ये बहुत आसान था, बिकॉज़ अमेरिका की इकॉनमी रशिया पे निर्भर नहीं है और इंडिया का ना ही पड़ोसी देश अमेरिका था, ना ही रशिया था। लेकिन इस नए इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया और अमेरिका ऐसे बहुत सारे कंट्री को चाइना के इस चैलेंज को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ रहा है। प्राइमरीली अमेरिका के लिए, बिकॉज़ अमेरिका और रशिया की तो इकॉनमी कनेक्शन नहीं थी, बट अमेरिका और चाइना की इकॉनमी कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसलिए अमेरिका चाहे या ना चाहे, इट नेवर वांट्स चाइना टू कोलैप्स, बिकॉज़ अगर चाइना कोलैप्स करता है तो अमेरिका भी कोलैप्स कर सकता है। और इंडिया के लिए इस वर्ल्ड ऑर्डर में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो चाइना के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इंडिया और चाइना के बीच में कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, जिसकी वजह से इंडिया को इस पर्टिकुलर इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना का जो थ्रेट है, उसको बैलेंस करना, दैट विल बी वेरी मच ड्रामेटिक एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस। इसीलिए जॉन इकनबेरी ने कहा था कि बहुत सारे कंट्रीज को चाइना का इस थ्रेट, चाइना के इस राइज को बैलेंस करना ये इतना आसान नहीं होगा, जितना पुराने वर्ल्ड ऑर्डर में रशिया को मैनेज करना था अमेरिका के लिए, और इंडिया को मैनेज करना था अमेरिका और रशिया दोनों को। तो इसीलिए आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया का इकोनॉमिक डिलेमा फ्रॉम चाइना। अब 2020 गलवान का जो क्राइसिस था, वो 1962 मोमेंट था। आपको पता होगा, 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशन में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, और लगभग 26 साल तक ये दोनों कंट्री आपस में कोई भी बातचीत नहीं किए। 2020 गलवान में सेम तरीके से बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है बॉर्डर में। 20 इंडियन सोल्जर्स वर डेड बाई चाइनीज सोल्जर्स। चाइना के एग्रेशन की वजह से ये चीज़ हुआ था, जिसके बाद अगेन एक तरीके से दोनों कंट्री के बीच में एक डिप्लोमेटिक शटडाउन रहा। रीसेंट टाइम्स में 2-3 दिन पहले एक ब्रेक थ्रू हुआ है, जहाँ पे इंडिया चाइना के बॉर्डर टेंशन्स में किसी तरीके का समझौता हुआ है। ऑल्दो वी शुड नॉट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इससे बहुत कुछ खुश होने की बात नहीं है, बिकॉज़ चाइना का कहना और चाइना का करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और अभी भी बॉर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्रूप इंडियन साइड से और चाइनीज़ साइड से स्टेशन्ड है, जिसकी वजह से अभी भी बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं, इट इज़ वेरी मच टेंस्ड। आज हम लोग बॉर्डर इशू के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग प्राइमरली इंडिया का जो इकोनॉमिक डिलेमा है, जो चाइना से आ रहा है, वो कम लेने का नाम नहीं ले रहा है। भले बॉर्डर बॉर्डर पे चीज़ें ठीक भी हो जाएँ, लेकिन एक और सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, वो कैसे अपने आप को चाइना के इकोनॉमी से इंडिपेंडेंट बना सके, चाइना की इकोनॉमी के ऊपर जो निर्भरता है, उसको कम कर सके। ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट इंडिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंस रीसेंट टाइम्स में बढ़ा है। तो इन्हीं चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। 25 अक्टूबर को आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट वेबिनार है, जहां पर मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कम पढ़ के मार्क्स कैसे लाए जा सके, ज़्यादा मार्क्स लाए जा सके। उसके लिए यू हैव टू नो द साइंस ऑफ रिविजन एंड नोट्स मेकिंग, जिसके लिए आपको ये फ्री वेबिनार ज़रूर अटेंड करना चाहिए 5 बजे शाम को। अगर बैचेस की बात करें, तो न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर को, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर को, प्रयागराज में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को, और पटना में भी हमारे बैचेस 4 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ऐसे सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है, ऑप्शनल भी। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब न्यूज़ में क्या है, भारत सरकार की तरफ से एक न्यूज़ आया है, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके तरफ से न्यूज़ आया है कि चाइना जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन के आया है। मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा सामान कहीं से अगर इंपोर्ट करता है, तो वो है चाइना से।
कितना हमने इंपोर्ट किया है? 56.29 बिलियन डॉलर। कब से कब तक? अप्रैल से सितंबर। तो इस पर्टिकुलर अप्रैल से सितंबर वाले क्वार्टर में इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया है अराउंड 56.3 बिलियन डॉलर, जो कि सरप्राइजिंग है बिकॉज लास्ट ईयर 2023-24 में सेम अप्रैल सितंबर वाले क्वार्टर में हमने इंपोर्ट किया था मात्र 50.48 बिलियन डॉलर से। तो इस साल क्वार्टर में हमारा 56.29 बिलियन डॉलर आ चुका है, जो कि लगभग 11.5% का इंक्रीज है। मतलब जिस तरीके से इंडिया चाह रहा है चाइना से अपने इंपोर्ट को कम करना, वो इनफैक्ट ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है वो रीसेंट टाइम्स में और भी बढ़ा है, जिसकी वजह से इंडिया चाइना के बीच में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेड डेफिसिट का। ऑल्दो इंडिया चाइना अमेरिका का भी ये प्रॉब्लम है, बट इंडिया चाइना का भी सेम प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं ट्रेड डेफिसिट की जो समस्या है वो कई सालों से इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये कोई सिग्निफिकेंट घटा भी नहीं है। इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, बट स्टिल इंडिया चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है दैट इज वेरी मच इंटैक्ट। अब इस साल क्या हुआ है 2023 से 24 के बीच में, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा द ग्लोबल रिसर्च ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जीटीआरआई का एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज किया गया है, और उस रिपोर्ट में इंडिया चाइना के ऊपर जो ट्रेड है उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं क्या बताया गया है। पहला चीज कि चाइना जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पहले अमेरिका था, अब अमेरिका को हम बाईपास करके चाइना के साथ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर की तरह इमर्ज किए हैं, और दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है इज अराउंड 120 बिलियन डॉलर। इसके साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो भी बहुत ज्यादा है। इट इज अराउंड 85 बिलियन डॉलर। अगर 2019 से 24 की बात करें, पिछले 5 साल में, तो इंडिया का जो चाइना के लिए एक्सपोर्ट है, जो इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है, वो लगभग 16 बिलियन डॉलर से स्टैग्नेंट है। ना ज्यादा बढ़ा है ना ज्यादा घटा है, कभी 14 बिलियन कभी 17 बिलियन। लेकिन इसी समय 5 साल में जो चाइना से हमारा इंपोर्ट हुआ है वो पहले 70 बिलियन डॉलर था, वो बढ़कर 101 बिलियन डॉलर आ गया है, जिसकी वजह से इंडिया चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रीसेंट टाइम्स में और बढ़ा है। और अगर 5 साल का कम्युलेटिव ट्रेड डेफिसिट देखें हम, तो 387 बिलियन डॉलर का है पिछले 5 साल में। यही चाइना की वजह से, यही चाइना का जो प्रॉब्लम है जिसको इंडिया मैनेज नहीं कर पा रहा है। और यही जो चाइना ट्रेड डेफिसिट से डॉलर कमाता है, इसी से वो अपने बीआरआई को फंड करता है। आपको पता है कि इंडिया का इस समय फॉरेक्स रिजर्व 650-700 बिलियन डॉलर होगा, लेकिन चाइना का जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं लगभग इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। और यही एक्स्ट्रा डॉलर जो वो कमाता है ट्रेड डेफिसिट से, जिसके थ्रू वो बीआरआई के प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। अगर हम बात करें इंडिया का चाइना के प्रति जो एक्सपोर्ट है, अगर हम देखें इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो बहुत ही बेसिक गुड्स हम करते हैं, सच एज रिसोर्सेज करते हैं, आयरन ओर, कॉटन यार्न, हैंडलूम, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लास्टिक्स एंड लाइनोलियम। मतलब कोई बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड गुड्स हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये चीज देखें कि हम चाइना से इंपोर्ट क्या करते हैं, तो वहां पे बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चाइना जो है वो इंडिया का 15% टोटल इंपोर्ट शेयर करता है। अगर 100 रुपए का इंडिया इंपोर्ट करता है, तो 15 रुपए का इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, जो पहले 10-20 साल पहले मात्र 10.8% था। मतलब काफी सिग्निफिकेंट बढ़ा है। अगर इस टोटल इंपोर्ट जो इंडिया करता है चाइना से, उसमें 98.5% जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो कोई लो वैल्यू गुड नहीं है, वो कोई रिसोर्स नहीं है, रादर वो मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैटेगरीज है, मतलब फिनिश गुड्स है, जिसमें चाइना ने बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड किया है, सच एज टेलीकॉम, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, बहुत ही बेसिक गुड, लेकिन जो चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो है वैल्यू एडेड गुड्स, फिनिश गुड्स, जिसकी वजह से चाइना जो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया को वो महंगे चीजें, और जो इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है वो काफी सस्ते चीजें हैं। ये आप देख सकते हैं मोबाइल टेलीफोन सेट्स में 54% हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है चाइना में, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मशीन में 56%, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, उसमें 32%, सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स 70%। सो ये बताता है कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड है वो वन वे है। इंडिया का निर्भरता जो चाइना इंडिया पे निर्भर करता है वो बहुत बेसिक है, लेकिन इंडिया जो चाइना पे निर्भर करता है वो बहुत ज़्यादा है। और इस बात की जानकारी इकोनॉमिक सर्वे ने खुद भी दिया। 2023-24 जो रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया था, उसमें ये कहा गया कि 54% ऑफ मोबाइल टेलीफोन वी गेट फ्रॉम चाइना,
56% of automatic data processing units we get from China, 70% of semiconductor devices and diodes we get from China, and 32% of electronic integrated circuits and microassemblies we get from China. So this was a clear reflection कि इंडिया का जो import dependence है, खासकर critical और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज मशीन्स के ऊपर चाइना से वो बहुत ज़्यादा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो नागेश्वरन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा सजेशन दिया है भारत सरकार को कि जो चाइना के ऊपर हमने एफडीआई बैन लगा रखा है उसको हटाना चाहिए। आपको जब पता है कि जब गलवान हुआ 2020 में, तो इंडिया ने कहा कि चाइना से हम एफडीआई को अलाउ नहीं करेंगे। अब नागेश्वरन ने कहा है कि इस डिसीजन को सरकार को वापस से रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि नागेश्वरन का कहना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ी रही है। इंडिया बहुत प्रयास कर रहा है कि चाइना को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए कि इंडिया को चाइना से जो एफडीआई आ रहा है, इस बैन को हमें हटा देना चाहिए। इसका लॉजिक नागेश्वरन ने क्या कहा है कि इंडिया को प्रॉब्लम क्या है कि हम चाइना से सामान खरीदते हैं। अब चाइना के जो चाइना की कंपनी है उसका कंपल्शन है उसको इंडिया को बेचना है, बिकॉज वहीं से वो पैसा कमा रहे हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, चाइना के वो कंपनी से, मान लीजिए कोई कंपनी ए है जो सामान बना के इंडिया में भेज रही है और इसी की वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, तो इंडिया को क्या कहना चाहिए कि अगर ए कंपनी इंडिया के मार्केट को एक्सेस करना चाहती है तो आप आके इंडिया में बनाए, या किसी इंडिया के कंपनी के साथ आप कोलैबोरेट कर ले, आप किसी इंडिया की कंपनी में एफडीआई डाल के उसके साथ मिल के काम करें। तो ये एफडीआई बैन की वजह से क्या हो रहा है कि चाइना की जो कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आपको पता है कि अमेरिका चाइना के बीच में बहुत बड़ा राइवलरी है, और चाइना का जो एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप को होता है वो भी रिसेंट टाइम में कम हुआ है, बिकॉज इन दोनों ने कहा है कि हम चाइना से एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो चाइना का एक्सपोर्ट में एक स्लो डाउन देखने को मिला है। अब जो चाइना की कंपनी है वो चाहते हैं कि अपने जो फैक्ट्री है उसको चाइना से बाहर कहीं लगा दें। सपोज ये ए कंपनी है, अगर ये अपना फैक्ट्री इंडिया में लगा देती और इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इसको हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं था, बिकॉज अमेरिका और यूरोप का कहना है कि हम चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर चाइनीज कंपनी इंडिया में रह के सामान बना के यूएस और यूरोप में भेजेगी तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके थ्रू इंडिया जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को ठीक कर सकता है, और दूसरी तरफ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो नागेश्वरन का एक तरीके से क्लियर कट सजेशन है भारत सरकार को कि ये जो एफडीआई बैन का जो रेटोरिक्स है, जो पॉलिटिक्स है, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हो रहा है। इस चीज़ को हटाने के लिए हमें प्रैक्टिकली एफडीआई को अलाउ करना चाहिए, और इस तरीके का इंश्योर करना चाहिए कि इस एफडीआई से इंडिया को फायदा हो, ना कि चाइना को फायदा हो। लेकिन कुछ सवाल जो भारत सरकार के लिए पूछना ज़रूरी है कि क्यों सरकार आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर रही है। आज भी आप देखिए एजुकेशन के नाम पे केवल डिग्री दिया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स का आपको हालत पता है। स्किल डेवलपमेंट के जितने भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस है लाइक आईटीआईज, वो कंप्लीटली ठप पड़े हैं, करप्शन है। इन चीज़ों के ऊपर भारत सरकार को बहुत एग्रेसिव तरीके से काम करना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिग्री केवल ना मिले, स्किल मिले, और जितने भी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें करप्शन ना हो, और नए स्किल्स जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ऐसे स्किल्स सिखाए जाए। तीसरा डिस्कशन जो भारत के पार्लियामेंट और यहाँ के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को करना चाहिए कि क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि सर्विसेज सेक्टर में। आप देखिए इंडिया का सर्विसेज सेक्टर, हमारे कितने सारे सर्विसेज सेक्टर हैं। लाइक बेस्ट एग्जांपल है यूपीआई, एक सर्विस हम दे रहे हैं। हमारा इतना अच्छा सर्विस सेक्टर है, तो क्या हमें आने वाले टाइम में सर्विसेज सेक्टर के ऊपर रिफॉर्म करना चाहिए, उसको ग्लोबल कंपनीज बनाना चाहिए। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे प्रयास नेहरू के समय से चल रहा है, लेकिन वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं बन पा रहा है। और आज जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो चुका है, कंट्री जो है वो नेशनलाइजेशन कर रहे हैं, हर एक कंट्री मेक इन अपना कर रहा है, मेक इन अमेरिका एंड अदर थिंग्स। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज उतनी पोटेंशियल है एज कंपेयर टू सर्विसेज सेक्टर? तो इस चीज़ के ऊपर हमें डिबेट करना चाहिए। पीएलआई स्कीम जो सरकार ने लाया है ये बड़े कंपनीज के लिए अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो एमएसएमईज पे। तो एमएसएमईज पे हमें फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पांचवा इंपॉर्टेंट सजेशन है कि जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। बिकॉज आप देखोगे चाइना में तो हर एक वुमेन को जनरली किसी न किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया है। जैसे अगर आप चाइना की बात करेंगे तो चाइना में जितने भी पेट्रोल पंप हैं उसमें सब वुमेन काम करती हैं। जिस चाइना में जितने भी रिटेल स्टोर्स सब में वुमेन काम करती हैं। तो इस तरीके से जो वुमेन पैसिव फोर्स है उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा लेबर फोर्स में, कि सो दैट आपकी इकोनॉमी में एक जंप देखने को मिल सके। और क्या व्यूज हो सकते हैं, कैसे इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग या इंडिया अपने इकोनॉमी को रेजिलियंट बना सकती है, चाइना के ऊपर हम इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं। क्या नागेश्वरन का एडवाइस सही है या गलत है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।